अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और इसको लिखा है अरीश शाह ने। और आज है इस नॉवल की 5वीं एपिसोड। तो आइए जी, नॉवल को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और देखते हैं कि आगे रूह और यारम की लाइफ में क्या चलता है। वो सुबह उठा तो रूह उसके करीब ही सो रही थी। जब से उसने रूह को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, वो काम पर भी देर से जाता था। यही वजह थी कि सुबह नमाज़ पढ़ के रूह दोबारा सो जाती। वो इसे ऐसे ही सोता छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया। मिसेज़ यारम का आदमी, आप रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं। आज आपका शौहर आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाएगा। वो कुछ सोचते हुए उसके लिए नाश्ता बनाने लगा। तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही खिज़र खड़ा था। मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा साथ चलते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। यारम ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। रात को एक अजीब वाक़या हुआ, डेविल। हम सब लड़कों के कंबल चोरी हो गए। मतलब हद है। अब डॉन के गैंग में चोरियाँ होने लगी हैं। मुझे तो लगता है आपने ही किसी लड़के की शरारत है। किशन ने कहा तो यारम के गाल पर ज़रा सा डिंपल नुमाया हुआ। तुम क्या कर रहे हो? वैसे किचन में ही कुछ करता देखकर पूछने लगा। तुम्हारी भाभी के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, यारम ने कहा। मतलब जोरू का गुलाम? खिजर हैरान और परेशान होकर उसकी तरफ देख रहा था। वो रोज मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरा घर संभालती है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। और अगर एक दिन मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगा तो क्या मैं जोरू का गुलाम हो जाऊंगा? यारम ने इसकी तरफ देखकर कहा। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि खिदर कुछ और कहता, रूह कमरे से बाहर निकल कर आती नजर आई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। यहाँ आए भाभी, आज आपके खावंद मोहतरम ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। केसर मुस्कुराते हुए बोला। आपने क्यों बनाया? मैं बना देती ना। रूह को शर्मिंदगी हुई। तुम रोज बनाती हो, सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों का जायका चिखाऊं। यारम ने इसके लिए कुर्सी घसीटी। खिज़र भाई, आपके घर में कौन-कौन है? न जाने रूह के दिल में क्या समाई के पूछने लगी। कोई नहीं, खिज़र की जगह जवाब यारिम ने दिया था। आप मुझे छोड़ें, आप बताएं आपके घर में कौन-कौन है? खिज़र ने मुस्कुराकर पूछा। शायद वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था। मेरे घर में अम्मी और 3 बहनें और पड़ोस में फातिमा बीबी। वो भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। जब मैं पैदा हुई तब मेरी सगी अम्मी और अब्बू फौत हो गए थे। मुझे मेरी दूसरी अम्मी ने पाला है। दूसरी अम्मी मतलब सौतेली माँ? खिज़र ने पूछा। जी। रूह बस यही बोली। यारम प्लीज़ मुझे आज घर फ़ोन करने दें। वो इतनी मोहब्बत और मिन्नत भरे अंदाज में बोली। यारम उसे देख कर रह गया। अगर वो इसके मुंह पर इनकार करता तो आज वो बहुत हर्ट होती। इसीलिए बहाना बनाने लगा। वो दरअसल मेरे पास अब नंबर नहीं है रूह, वरना मैं तुम्हारी बात करवा देता तुम्हारे घर वालों से। यारम ने बात बनाने की कोशिश की। हाँ भाभी, वो डेविल का फ़ोन ख़राब हो गया था और नंबर सारे डिलीट हो गए थे। केजर ने भी साथ देने की कोशिश की। मेरे पास फातिमा बीबी का नंबर है। मेरी शादी वाले दिन इन्होंने मुझे दिया था। मैं अभी लाती हूँ। रुथ जल्दी से उठी और कमरे में चली गई। डेविल, अब क्या होगा? केजर ने परेशानी से पूछा। मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर आज सच पता चल भी गया तो भी मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो मेरी है और मैं जानता हूँ मेरा खुदा उसे मुझसे नहीं छीनेगा। यारम ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जहां अभी रूह गई थी। वो हाथ में कागज का एक टुकड़ा लिए हुए इनकी तरफ आई। ये नंबर है। वो यारम के आगे थे, फोन उठाकर नंबर मिलाने लगी। बेल जा रही है, वो एक्साइटेड होते हुए बोली। जबकि खिजर यारम को देख रहा था, जो टेबल पर हाथ की उंगली से लाइन बनाने में मसरूफ था। यारम जब टेंशन में होता था तो ऐसे करता था और फिर ऐसे ही इस टेंशन की वजह को जड़ से उखाड़ देता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फातिमा बीबी? वो चहकते हुए बोली और यारम को लगा कि कोई इसकी सांसों की डोरी को आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। किधर को अंदाजा था आज नहीं तो कल तो रूह को सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना जल्दी? इसे तो यही लग रहा था कि रूह के पास पाकिस्तान का कोई राब्ता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। रूह की बातों से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दूसरी तरफ जो औरत है उसे यारम के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि ये बात यारम पहले ही क्लियर कर चुका था कि शम्स और रूह के झूठे निकाह के बारे में कौन-कौन जानता है और कौन-कौन नहीं।
शम्स का पाकिस्तान में रूह के घर में किसी से भी कोई राब्ता ना था। वो तो सिर्फ़ एक औरत के थ्रू ये सब कुछ कर रहा था। यारिम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। उसे यकीन था अगर रूह अपने घर फ़ोन करेगी तो इस बारे में कोई भी नहीं जानता होगा। लेकिन फिर भी वो रूह पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पाकिस्तान में मौजूद लोग यही समझते थे कि शम्स ज़िंदा है और वो उसके पास है। शम्स की मौत की खबर को उसने बिल्कुल भी नहीं फैलने ना दिया था। वो इसे खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर वो सब कुछ पहले ही प्लान कर चुका होता, तो रूह को इतनी आसानी से पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करने देता। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक डर था, कहीं रूह से दूर ना हो जाए, कहीं उसे सब कुछ पता ना चल जाए। वो कितनी ही देर उसके फ़ोन पर बीबी फ़ातिमा से बातें करती रही, जबकि यारम भी अब बेफ़िक्री से नाश्ता कर रहा था। मैंने तुम्हें रूह के पासपोर्ट और कार्ड का कहा था। हाँ, मैं वो दोनों में इंतज़ाम कर देता हूँ। हाँ, मैं 2 दिनों में इंतज़ाम कर देता हूँ। मैं सब कुछ करवा चुका हूँ। किधर भी पुरसकून हो गया। यारम ये मेरा आईडी कार्ड है। वो तो आई कार्ड, पासपोर्ट, हनीमून की टिकट हाथों में लिए बेयकीनी से पूछ रही थी। हाँ, मेरी जान ये तुम्हारा है। तुम्हें याद नहीं तुमने फ़ोटो बनवाया था और इन पेपर पे अपने साइन भी किए थे? मैं कितनी अच्छी लगती हूँ ना इसमें? वो कार्ड पर अपना फ़ोटो देखते हुए बोली। यारम बेइख्तियार मुस्कुराया। मेरी जान है ही बहुत खूबसूरत। उसका माथा चूमते हुए प्यार से इसके हाथ से पेपर्स ले लिए क्योंकि उसे हनीमून और पासपोर्ट से ज़्यादा अपने कार्ड बनने की खुशी हो रही थी। 2 दिन के बाद हम यहाँ से अपने हनीमून टूर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर तुम्हारी सारी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तुम्हें फेक पासपोर्ट से दुबई बुलाया गया था, वो सब कुछ भी ठीक करवाना होगा। यारम ने कुछ सोचते हुए कहा। उफ़ यारम, अगर आप मुझे ठीक तरीके से यहाँ बुलाते, तो ये सब कुछ नहीं होता ना। एक और मुसीबत, पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों थी? रूह टेढ़े-मेढ़े मुँह बनाते लेट गई। हाँ, तो तुम्हारे बगैर नहीं रहा जा रहा था। वो इस पर झुकता ज़ोर से उसका गाल चूमते हुए बोला। यारम, हम कहाँ जाएँगे? वो एक्साइटेड होकर उसकी तरफ करवट लेकर पूछने लगी। आइसलैंड। उसने उसके गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए कहा, यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं, फ्लाइट में 11 साढ़े 11 घंटे लग जाते हैं। या अल्लाह, 11 साढ़े 11 घंटे! इतनी देर हम कैसे बैठेंगे जहाज़ में? वो इसके मज़ीद करीब होकर पूछने लगी, वैसे ही जैसे तुम पाकिस्तान से दुबई तक बैठी थी। पाकिस्तान से दुबई बहुत दूर है ना? आइसलैंड भी दुबई से बहुत दूर है। वहाँ पर पहाड़ हैं। यरम ने इसकी बातें सुनते हुए सोने के लिए आँखें बंद की तो उसके मुँह पर हाथ रख के पूछने लगी। वो अक्सर ऐसे ही बातें करते हुए सोते थे, लेकिन आज शायद रूह के सोने का कोई इरादा ना था। हाँ, वहाँ पर पहाड़ हैं, बर्फ़ है, समंदर है और बहुत सर्दी है। अक्टूबर के एंड में दुबई में खासी गर्मी थी। सिर्फ रात के वक़्त थोड़ी बहुत सर्दी लगती, लेकिन यहाँ के लोग तो इतने नाज़ुक थे कि अभी से कंबल लेने लगे, जबकि रूह को तो अपने पर कंबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगर रात में यारम गलती से इस पर कंबल डाल लेता, तो वो जल्दी से हटा देती और कहती, इतनी गर्मी में आप कैसे कंबल लेके सोते हैं? जबकि इस इलाके में समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही थी। रात ऐसे ही गुज़री, सारी रात यारम इसकी बातें सुनता रहा। मुझे ऐसे आइसलैंड में घूमने-फिरने की बात कर रही थी। यारम सुनकर हँसने लगा, वहाँ बहुत सर्दी है मेरी जान। हाँ, जैसे यहाँ आपको बहुत सर्दी लगती है, बिल्कुल वैसे ही ना। मैं पहले बता देती हूँ, हम सारी जगहों पर घूमने जाएँगे। खबरदार जो आप वहाँ जाके बिस्तर में घुसे। वो अभी से उसे धमकियाँ दे रही थी। वो जब भी सोने लगता फिर उसे कोई बात याद आ जाती। सारी रात सोती-जागती कैफ़े में गुज़र गई, जबकि रूह तो एक सेकंड के लिए भी ना सोई थी। सुबह उठते ही नाश्ता करके यारम अपने काम पर जाने लगा। वो हनीमून पर जाने से पहले सारा काम निपटा देना चाहता था। वो दरवाजे पर रुक के रूह का इंतज़ार करने लगा, जो कि किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। रूह, यार जल्दी आओ, मुझे काम पे जाना है। उसने पुकारा तो जल्दी-जल्दी हाथ साफ करती किचन से बाहर निकली। रूह यारम से हाइट में काफ़ी कम थी। यारम को इसके सामने मुकम्मल झुकना पड़ता। यारम उसके सामने झुका और हमेशा की तरह उसने शर्माते हुए उसके सर पर बोसा दिया। ये आदत उनके निकाह के रोज़ से बरकरार थी, जबकि यारम को इसकी ये आदत सबसे प्यारी लगती थी। उसके सर पर प्यार करके वो हमेशा शर्माती और इस प्यारी सी अदा पे यारम के डिंपल नुमायाँ होते। फिर यारम ने दरवाज़ा बंद करने का ऑर्डर दिया, जिसकी रूह ने तकमील करते हुए फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया और एक बार फिर से आइसलैंड के बारे में सोचने लगी। कल तकरीबन 1 घंटा फ़ातिमा बीबी से बातें करती रही। इसके इनसे घर का नंबर भी माँगा था, लेकिन फ़ातिमा बीबी ने कहा कि इन्हें तो कभी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कल या परसों वो इसके घर जाकर उसकी अम्मी का नंबर ले लेंगी और चाहती थी कि वो आज ही अम्मी से बात कर ले, क्योंकि यारम ने कहा था कि हनीमून पर कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शारिफ ऑफिस पहुंचा, सबसे पहले टकराव उसका लैला से हुआ।
तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे देखते तक नहीं। क्या मसला है तुम्हें? मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया है ना, वही बहुत है। तुमने डेविल की नज़रों में मुझे गिराने की कोशिश की। लैला, मुझे लगा था तुम चाहे कितनी भी मतलबी क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करोगी। बहुत गलत सोच थी मेरी। मैं ये सोचता था कि तुम डेविल को समझती हो, तुम उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम उसके काबिल ही नहीं हो। शारिफ एक एक लफ्ज छुपा छुपा कर बोला था। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए ज़बान सँभाल कर बात करो लैला। मेरी बहन के बारे में बात तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो। अगर एक भी लफ्ज़ और कहा तो ज़बान काट दूँगा तुम्हारी। वो गुस्से से दौड़ा, जबकि लैला तो इसका अंदाज़ और लहज़ा देख कर रह गई। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, लैला, अगर तुमने मेरी बहन की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की, तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी दोस्त हो। उसने दोस्त थी, उसने थी पर ज़ोर दिया और लंबे-लंबे डग भरता वो वहाँ से निकल गया, जबकि लैला सुर्ख चेहरा लिए उसे जाते हुए देख रही थी। फरकान भाई, मेरी मदद करें, डेविल ने मेरे भाई को मार दिया, मेरी आंखों के सामने। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मेरे भाई को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा। उसने मेरे सामने उसके मुंह में तेजाब से भरी बोतल डाल दी। उसकी सारी नसें घुल चुकी थी। भाई, वो मेरे सामने मर गया। मैं कुछ नहीं कर सका, यहाँ तक कि वो मेरे पास मौजूद सारी वीडियोस भी डिलीट करवा चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। फरकान भाई, आपके अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। विक्रम दादा भी अभी हमारे खिलाफ हैं, इन्हें भी ये काम पसंद नहीं था, वरना वो इस मामले में मेरी मदद ज़रूर करते, लेकिन उसे डेविल के काम करने का अंदाज पसंद है। फुरकान भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी आंखों से डेविल की लाश देखना चाहता हूँ। राशिद इस वक्त अपने सामने सोफे पर बैठे फुरकान की मिन्नतें कर रहा था। फुरकान का बहुत बड़ा गैंग था, वो अपने आप में बहुत पावर रखता था, वो इसी इलाके पर हुकूमत करता था, पर डेविल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तो फ़िक्र मत करो और राशिद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जहाँ तक बात विक्रम दादा की है, तो हम इनको सिर्फ़ यही बताएँगे डेविल के हाथों तुम्हारा भाई मारा गया। ये नहीं कि वो क्यों मारा गया। विक्रम दादा हमारा साथ ज़रूर देंगे और फिर लगे हाथ मैं भी डेविल से अपना हिसाब झुक चुका लूँगा। लेकिन डेविल को ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं। वो बाज़ की नज़र रखता है, शेर की तरह दहाड़ना जानता है तो चीते की तरह चीरना भी जानता है। वो इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। ऊपर से इसकी कमज़ोरी भी नहीं, ना दोस्त, ना साथी, ना औरत, ना दौलत। आखिर किस तरह से हम उसको मात देंगे? डेविल को रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं, लेकिन हम विक्रम और हम एक साथ हो जाएँ तो ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगा। तुम सब कुछ सँभाल लोगे ना खिज़र? मुझे शिकायत का मौका ना मिले। और शारिक की तरफ से तो हरगिज़ नहीं। वो इस वक़्त खिज़र को सारा काम समझा रहा था। वो अपने पीछे खिज़र को छोड़कर जा रहा था। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना, तुम ठीक से अपना हनीमून एन्जॉय करना। यहाँ मैं सब कुछ सँभाल लूँगा और शारिफ की तरफ से भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मैं लैला की कोई गारंटी नहीं दे रहा। वो सरफिरी लड़की 3 दिन से यहाँ नहीं आ रही थी और आज आई है तो बाहर बैठी अपनी फ़ैशन की दुकान खोल रखी है। मैंने उसे कहा थोड़ा काम पे ध्यान दो तो कहती है जिस पर ध्यान देती थी, इसे तो मेरा ध्यान ही नहीं। मुझे तो लगता है इसका सर घूम गया है। खिज़र लैला से काफ़ी उकताया हुआ था, जो किसी को खाते में ही नहीं ला रही थी, जबकि हैकिंग का सारा काम सिर्फ लैला कर रही थी, जो बहुत दिनों से रुका हुआ था। बुलाओ इसे, मैं खुद बात करता हूँ। यारम के ऑर्डर पर खिज़र ने फ़ौरन उसे बुलाया और अगले 5 मिनट में वो इसके केबिन में थी। देखो लैला, अगर तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हो। मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर नहीं चाहिए। डेविल ने डुक-टक लहजे में बात की। मैंने कब कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है? मैं आज ही सारा काम निपटा दूँगी। लैला जानती थी कि डेविल उसे वापस वहीं पर भेज देगा जहाँ से वो इसे लाया था। और वहाँ वापस वो मरते दम तक नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिकायत इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी। तुम जा सकती हो, जाओ अपना काम करो। अगले ऑर्डर पर लैला फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। वो दूसरी लड़की कहाँ है? डेविल ने मासूमा का पूछा। वो शारिफ के साथ साइट पर काम देखने गई है। शारिफ ने कहा था कि वो दोनों साइट पर काम करेंगे और वो शारिफ की मदद करेगी। शारिफ को साइट पे काम करने के लिए कब से मदद की ज़रूरत पड़ने लगी? डेविल ने पूछा। जब से मासूमा मोहतरमा आई हैं, खिज़र ने जलकर जवाब दिया। वो बैठी सोच रही थी कि आइसलैंड में जाने के लिए वो कौन सी किस्म के कपड़े पैक करे कि दरवाजे की घंटी बजी। अरे ये कौन आ गया? यारम का तो अभी वापसी का टाइम नहीं हुआ। ज़रूर शारिफ भाई होंगे।
वो सोचते हुए दरवाजे की तरफ आई। दरवाज़ा खोला तो सामने वो इंसान खड़ा था। उसे पहचानना उसके लिए मुश्किल ना था। ये तो वही इंस्पेक्टर था जो उसे उस दिन यारम के ऑफिस छोड़ के आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने मुस्कुराकर पूछा। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सॉरी, मेरे शौहर घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते। रूह को यारिम की बातें याद आईं। यारिम ने उसे बताया था कि ये आदमी उसे फंसाना चाहता है। इट्स ओके, ठीक है, मैं अंदर नहीं आ रहा। वो ढीठों की तरह मुस्कुराया। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था, क्या आप जानती हैं कि आपका शौहर क्या काम करता है? सारिम फौरन अपने मतलब की बात पे आया था। जी हाँ, वो एक कंपनी चलाते हैं, रूह ने फौरन जवाब दिया। किस किस्म की कंपनी? सारिम ने फिर पूछा। वो कोई दवाइयों की कंपनी चलाते हैं। किस किस्म की दवाइयाँ? जान बचाने वाली दवाइयाँ, रूह ने जवाब दिया। बहुत गलत मालूमात दी गई है आपको। आपके शौहर जान बचाने वाली दवाइयाँ नहीं बल्कि जान लेने वाले असले की खरीदो फरोख्त करते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। आई एम सॉरी रूह, लेकिन तुम्हारा शौहर एक कातिल है। दुबई का एक बहुत बड़ा डॉन है। डॉन का मतलब समझती हो तुम? गुनाहों की दुनिया का बादशाह। एक कातिल जिसकी नजरों में किसी की जान की कोई अहमियत नहीं। चटाख, खबरदार, जो आपने मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा, मेहरबानी फरमा के यहाँ से चले जाएं, या फिर मैं गार्ड्स को बुलाकर आपको धक्के मरवा कर यहाँ से बाहर निकलवाऊं। रूह खुद भी नहीं जानती थी कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। रूह, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारा शौहर इतना अच्छा नहीं है जितना वो बन रहा है। वो तुम्हें धोखे में रख रहा है। बहुत पछताओगी रूह, मेरी मदद करो। ऐसे इंसान की आम दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसकी जगह जेल के अंदर है। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। डेविल का मतलब समझती हो? शैतान। वो एक शैतान है रूह, और इंसानों की दुनिया में शैतानों के लिए कोई जगह नहीं है। बस करें, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से, रूह तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, और उसके मुंह पर से दरवाजा बंद कर दिया। सारिम काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन रूह ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद वो चला गया तो रूह ने यारम को फोन करके सब कुछ बताया। वो फोन पर भी मुसलसल रो रही थी। वो तो शुक्र है यारम, आपने ये सारी बातें पहले ही मुझे बता दी, वरना न जाने ये गिरा हुआ आदमी मुझे आपके खिलाफ क्या क्या बताता। आपको पता है वो क्या कह रहा था? वो कहता है आप कातिल हैं, आपने खून किए हैं लोगों के, लेकिन मैंने भी इसे बता दिया कि आप ऐसे नहीं हैं, और ना ही आप ऐसा कभी कर सकते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी, और उसका हर आंसू यारम के दिल पर गिर रहा था। मैंने तुम्हें मना किया था, सारे मेरे काम में दखल अंदाजी कर सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं। तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रूह का फोन बंद होते ही उसने सारिम को फोन किया था। उसका नंबर देखते ही सारिम ने फोन उठा लिया। भाभी के हाथ का थप्पड़ कैसा लगा? पहला सवाल ही बेढंगा सा था। यारम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। इस लड़की को धोखा देकर आज नहीं तो कल उसे सब कुछ पता चल जाएगा। फिर क्या करेगा तू? आज सबूत नहीं था मेरे पास, कल जरूर होगा। और तुझे लगता है कि वो तेरे सबूतों पर यकीन करेगी? यारम जरा सा मुस्कुराया था। सोचना भी मत सारिम, वो कभी तुझ पर यकीन नहीं करेगी। लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरे घर आकर बहुत बड़ी गलती की है तूने। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वरना तू जानता है मेरे साथ घरदारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। यकीन कर, मैं अभी तक तेरी इस दोस्ती की खातिर तुझे छोड़ रहा हूँ जो कभी हमारे दरमियान थी। आज के बाद रूह से दूर रहना, इतना दूर के ढूंढने पर भी नजर ना हो, वरना अपनी बीवी और बच्चे को देखने के लिए तरस जाएगा। यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा। ओह, तो अब तुम अपने म्यार से गिरकर मुझे मेरी बीवी और बच्ची की धमकियां दे रहे हो? सारे गुस्से से चिल्लाया। अगर तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो मुझे भी तो करना पड़ेगा ना सारिम। जिस तरह से तुझे भाभी और माहिरा अजीज हैं, इसी तरह से मुझे रूह अजीज है। दूर रहना उससे। यारिम ने फोन काट कर शारिफ को फोन किया। हाँ डेवल, बोलो। नजर रखो इंस्पेक्टर पर, आज मेरे घर पहुंच गया था वो। डोंट वरी, मैं नजर रखता हूँ इस पर। शारिफ का जवाब सुनकर उसने फोन काट कर टेबल पर रखा और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सारिम। अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद किए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आज यारिम और रूह की आइसलैंड की फ्लाइट थी। रूह तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाज में बैठने में उसे डर भी बहुत लग रहा था। पहले पाकिस्तान से दुबई आते हुए भी वो कितना डर रही थी, लेकिन तब वो अकेली थी। अब यारिम उसके साथ था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर बैठे अपनी फ्लाइट के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रही थी। रूह तो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि वो पहाड़ों, समंदरों और बर्फ के बीच जा रही है। वो अपने घर से भी कभी बाहर ना निकली थी।
اور ابھی اتنے دور دوسرے ملک میں وہ ہمیشہ سے برف گرتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ سارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا اور نہ ہی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ یارم میرا ہاتھ پکڑ کے رکھیے گا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی۔ میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی۔ جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اف ڈرپوک لڑکی! یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا۔ اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روح، اس طرف دیکھو۔ یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں؟ روح نے ذرا سے اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو، لوگ یہاں پہ آ کر سیلفی بناتے ہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی۔ یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ یارم، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے اسے شرما رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کا کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے اب صرف یارم کی محبت ہی چاہیے تھی۔ یارم کا اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا، اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے بل، میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا۔ روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا بنائے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بمشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھے۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو وہ پوری کر چکی تھی، تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں تو خبروں میں کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں، ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، تمہیں پتہ ہے روح، آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں،
रूह, इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया का सबसे अमन पसंद मुल्क है। यहाँ पर कोई फौज नहीं, यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी अपने पास पिस्तौल, बंदूक या इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखती। यहाँ की पुलिस में सिर्फ नाम की पुलिस है। इस मुल्क को पुलिस की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ के लोग एक दूसरे से बेवजह नहीं लड़ते। यहाँ की औरतें अपने शोहर के साथ बेवफाई नहीं करती। यहाँ के मर्द एक ही शादी करते हैं और शादी से पहले किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात कायम नहीं रखते। और सबसे ख़ास बात, इस मुल्क में जानवर नहीं हैं, और जो हैं वो नज़र नहीं आते। मेरा मतलब है, इस मुल्क में जानवरों की तादाद सिर्फ 1,500 है और इंसानों की तादाद 3.5 लाख से ज़्यादा। अब 3 लाख लोगों में सिर्फ 1,500 जानवरों को ढूंढना तो नामुमकिन है। यहाँ के लोग जानवर नहीं पालते। इस मुल्क की करेंसी की कीमत बहुत कम है। लेकिन सबसे अहम बात ये, दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में 9वें नंबर पर है। और कोई सवाल? यारम के ज़हन में जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इन सब के जवाब दे चुका था, लेकिन फिर भी शरारत से उससे पूछने लगा, तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बैठ गई। एक सवाल और है, फिर अचानक उठकर बोली, उसे आइलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सर्द तरीन इलाका है, जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। यारम ने ठहर ठहर कर जवाब दिया, यारम ये खूबसूरत तो है ना, मेरा मतलब है जो कुछ आप बता रहे हैं, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये जगह कुछ ख़ास खूबसूरत होगी। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो यारम मुस्कुराया। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। आपको तो इस मुल्क के बारे में बहुत कुछ पता है। आप यहाँ पहले भी आए हैं? हाँ, मैं जब भी सुकून चाहता हूँ मैं यहाँ आता हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से कुछ बताया भी नहीं। तुम्हें पता है, इस मुल्क में इतनी सर्दी होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। यारम ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मतलब? यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते? रूह के कहते हुए गाल सुर्ख हो रहे थे। पहनते हैं मेरी जान, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनते, कम पहनते हैं। यारम के डिंपल गहरे हुए। इसके अलावा एक अहम मामलात जो मैं वहाँ पहुँचकर बताऊँगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ से कम नहीं होगी, यारम ने मुस्कुराकर बताया। यारम ने से और भी बहुत कुछ बताना चाहा, लेकिन रूह तो अभी तक कपड़ों वाली बात पे अटकी हुई थी। आइसलैंड अंधेरे में डूबा हुआ था, यारम, हमें पहुँचते हुए तो रात हो गई। रूह ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तो यारम ज़रा सा मुस्कुराया। नहीं बेबी, यहाँ रात नहीं हुई, यहाँ दोपहर का 1:30 बज रहा है, यारम ने बताया तो वो हैरान और परेशान उसे देखने लगी। क्या मतलब आपका? अगर यहाँ दोपहर है तो इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, जैसे शाम हो? रूह ने देखते हुए पूछा। यही तो वो मालूमात है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। आइसलैंड में सर्दियों में सूरज तल्लू नहीं होता, और अगर हफ्ता 15 दिनों के बाद एक बार हो भी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 घंटे के लिए ही, वरना यहाँ पर ऐसे ही शाम का मंजर छाया रहता है। वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लगाए आगे लेके जा रहा था। यकीनन इसे बहुत सर्दी लग रही थी, वो तो ठंड से कांप रही थी। यारम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यहाँ इतनी सर्दी होगी? वो अपने आप को शॉल से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। सर्दी से बचना इतना आसान ना था। मैंने बताया था बेबी, लेकिन तुमने कहा कि वहां पर भी ऐसी ही सर्दी होगी जैसे दुबई में होती है। यारम शरारत से बोला तो रूह से घूर कर रहेगी। अब इस बेचारी को क्या पता था, वो इसे ऐसे मुल्क में लेके जाने वाला है जहाँ सूरज तलू नहीं होता। यारम, यहाँ मेरी कुल्फी जम जाएगी, प्लीज जल्दी चलें। एयरपोर्ट से इन्हें इस होटल की गाड़ी लेने आई थी जहाँ उन्होंने हनीमून स्वीट बुक करवाया था। अब सिर्फ पार्किंग से वो होटल के अंदर जा रहे थे, जिस पर रूह सर्दी से कांप कांप कर बेहाल हो रही थी। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि दुबई में सर्दी होना हो, बाकी मुल्कों में है। अब तुम्हें अक्टूबर में भी सर्दी नहीं लग रही थी, तो मुझे कुछ तो करना ही था ना। वो अब भी शरारती अंदाज अपनाए हुए था, जबकि साथ साथ रूह को अपने साथ लगाए उसके बाजू सहला रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि बोलते हुए दांत भी बज रहे थे। यारम, हमारे कमरे में खिड़की तो होगी ना, अब तुम्हें खिड़की क्यों चाहिए? देखिए ना यारम, ये होटल कितना खूबसूरत है, मैं खिड़की से देखूंगी क्योंकि बाहर आने की हिम्मत नहीं है, मुझ में इतनी सर्दी है यहाँ। वो अब भी कांप रही थी। क्या मतलब? निकलोगी ही नहीं? तुम तो मुझे धमकियां दे रही थी कि मुझे बिस्तर में नहीं घुसने दोगी, अब अपने ही इरादे बदल लिए मोहतरमा ने। हाँ, तो आपने मुझे धोखे में रखा, आपने मुझे बताया ही नहीं इतनी सर्दी होगी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं ऐसे अल्फाज नहीं कहती ना। वो मुंह बना के सारा इल्जाम उसे ही देने लगी, जिसे यारम ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया। बताएं ना, कमरे में खिड़की है या ऐसे ही डिंपल दिखाते रहेंगे?
वो उसके डिम्पल को देखते हुए बोली। अगर नहीं हुई तो यारम कुछ सोचते हुए बोला, तो मैं आपके डिम्पल्स खा जाऊंगी। वो थोड़ी पे हाथ रखते हुए सोच कर बोली, भूखी कहेंगी। यारम उसके गाल पर चुटकी काटते हुए मैनेजर से अपने रूम की चाबी लेने लगा। यारम, ये कितना प्यारा कमरा है। उसने कमरे में आते ही कहा। कमरे को मुकम्मल फूलों से सजाया गया था। हर जगह लाल फूलों की पत्तियां ही पत्तियां थीं। यहाँ तक कि टेबल और बेड के साइड टेबल्स पर भी फूलों के बड़े बड़े बुके थे। रूह एक एक फूल को छूती असल होने का अंदाजा लगा रही थी। यारम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हम यहाँ इस कमरे में रहेंगे। कितने प्यारे फूल हैं। अब वहाँ आराम से क्यों बैठे हैं, देखें तो सही। वो एक पल के लिए सारी सर्दी भूल चुकी थी। फिर फूलों के बुके के करीब जाकर उसके फूलों को अपनी उंगलियों से छूने लगी। वो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। उसे अपनी नजरों के हिसार में लिए मोहब्बत से देख रहा था। फिर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आकर खड़ा हुआ। देखें, कितना प्यारा है। वो इसे फूल दिखाते हुए बोली, गुलाब की एक नई नन्ही सी कली जो अभी खिली थी। यार, मैंने कभी इतने फूल एक साथ नहीं देखे। हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं थी कि हम फूल वगैरह लगाएं। ये कितने प्यारे लगते हैं ना, एक साथ। और ये वाला देखें, कितना प्यारा है। वो अभी भी इसी फूल को छू रही थी। हाँ, प्यारा है, लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं, वो इसका गाल चूमते हुए बोला। और अगले ही लम्हे से खींच कर अपने करीब कर लिया। वो मैं ये बता रहा था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। यार, हमने अपने गाल इसके होठों के करीब करते हुए कहा। वो ना समझी में वो इससे इंच भर के फासले पर खड़ी खड़ी से देखने लगी। खिड़की न होने की सूरत में तुमने मेरा डिंपल खाना था ना। वो इसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत सर्दी भी लग रही है। इसके इरादे जानकर वो फौरन बोली, हाँ, लेकिन मेरी थकन उतारे बगैर तुम सो नहीं सकती। अगले ही लम्हे को इससे बात करने का मौका दिए बगैर अपने होंठ उसके लबों पर रख चुका था। उठ जाओ रूह, यार कितना सोना है। फ्लाइट में भी बस सोती रही हो, अब भी सोए जा रही हो। तुम्हारी ये नींद पूरी होनी है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि ये हनीमून टूर सारा ही तुम्हारी नींद पूरी करने में गुजर जाएगा। उठ जाओ यार, वो मोहब्बत से उसके बाल चेहरे से हटाते हुए बोला, जबकि रूह एक नज़र उसे देख के दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। यारम दोबारा होटल का विजिट कर चुका था। वो 2 बार सारे होटल का राउंड लगा चुका था और एक रूह थी जिसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। कल जब वो लोग यहाँ पहुंचे तब यहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी। यहाँ लेकिन सारी रोड बर्फ से भरी हुई थी। रूह ने कहा कि इसे रुई जैसी बर्फ खुद पे गिरते हुए देखने का शौक है और सुबह से ही यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी और रूह अपने बिस्तर में घुसी हुई थी। यार, हम अपना फोन तक वहीं छोड़ आया था। उसने कहा था कि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, लेकिन इसे इस वक्त से अंदाजा नहीं था कि रूह ने यहाँ आकर सिर्फ अपनी नींद ही पूरी करनी है। अगर तुम 1 मिनट में ना उठी ना, तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी धमकी से भी वो टस से मस न हुई। यारम उठकर खिड़की के पास आया, जो कि कल फूलों से ढकी होने की वजह से रूह को नजर नहीं आई थी। और इसी का फायदा उठाकर यारम ने कहा था कि इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, जबकि होटल का ये कमरा ऑलरेडी यारम के नाम पर बुक था। यारम जब भी यहाँ आता तब इसी कमरे में रुकता था और वो इस कमरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। ये कमरा उसकी अपनी मलकियत था, जो उसने खरीदा नहीं था बल्कि हत्याया था। होटल का मालिक एक बार दुबई आया था अपना कोई काम करवाने, जिसके बदले में यारम ने उससे इसके होटल का सबसे पुरसकून और खूबसूरत कमरा अपने नाम लिखवा लिया था। यारम ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और अगले ही लम्हे उसका हाथ तेज बर्फबारी की वजह से बर्फ से ढकने लगा। बर्फ के नीचे हाथ भी ठंडा यख हो रहा था। उसने मुड़कर बेड की तरफ देखा, जरा सा डिम्पल नुमाया हुआ। मेरा मासूम सा बच्चा। वो इसका रिएक्शन सोचते हुए आहिस्ता कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा और बर्फ से बड़ा भरा हाथ उसके चेहरे पर अंडेलने लगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसे तरस आने लगा। वो अपनी बेबी गर्ल के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता था। उसने अपने दूसरे हाथ की छोटी उंगली से जरा सी बर्फ उठाई और आहिस्ता से रूह की छोटी सी नाक पर रखी। वो बुलबुलाकर उठी और उसके हाथ में बर्फ देखकर उसे घूरने लगी। यार, हम ये आप क्या करने वाले थे मेरे साथ? उसने बर्फ से भरे हुए हाथ की तरफ इशारा किया। वो सदमे से उसे देख रही थी। बेबी, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाया। तुम्हारे मासूम चेहरे के आगे मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। तुम्हारे मामले में ये दिल बहुत ढीठ हो जाता है। तुम्हारे मामले में ये दिल बहुत ढीठ होता जा रहा है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। वो हाथ से बर्फ
डस्टबिन में फेंकता हुआ बोला, अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है यार हम। वो सदमे से बोलती है, एक बार फिर से बिस्तर में घुस गई। ये क्या हरकत है रूह, तुम एक बार फिर से सोने लगी हो। इसने रूह के चेहरे से कंबल हटाया, लेकिन अफसोस रूह सोने नहीं लगी थी, बल्कि वो सो चुकी थी। या अल्लाह, कौन सी नींदें हैं इसकी जो पूरी ही नहीं हो रही। यारम सोचता हुआ जैकेट और शूज उतार कर इसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में भरकर इसके साथ ही लेट गया। नींद तो वैसे भी पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ रूह के करीब उसका सुकून था। रूह आखिरकार अपनी नींदें पूरी करके उठी तो उसे भूख सताने लगी, जबकि यारम इसके साथ ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। यारम, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? रूह मासूमियत से इसके चेहरे पर हाथ फेरती पूछने लगी, जबकि नींद में होने की वजह से 3 घंटे पहले यारम ने जो जुल्म उस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी, वो इसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करें, मेरी पेट में चूहे खुदकुशी करके हराम मौत मरेंगे। इन्हें कुछ खिलाकर इनकी जान बचा ले। रूह मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो जोर से उसका खाल चूमते हुए उठा। हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। वो मुस्कुराकर उसे बताता हुआ लैंडलाइन पर फोन उठाने लगा। यार, हम बाहर तो बहुत सर्दी होगी ना? उसे देखकर पूछने लगा। बेबी, सर्दी जितनी महसूस करोगी इतनी लगेगी ना। तुम ऐसे महसूस ही मत करो, बस तुम आज रात के सरप्राइज के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून हमारा बेस्ट टूर बनाना चाहता हूँ। इसका एक एक पल हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ इसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद जरूर करोगी, है ना? वो इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए पूछने लगा, तो रूह जोश में जोर जोर से गर्दन हिलाने लगी। ये बात अलग थी कि अगर इसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो यहाँ कभी नहीं आती। यार, हम देखें क्या हो गया। वो अभी अपने कपड़े निकाल ही रही थी जब इस तरह बैग उठाकर बाहर आएगी। क्या हो गया? यारम भी परेशानी से उसे देखने लगा। यारम, ये सब मेरे कपड़े तो नहीं है। देखें, ये पता नहीं किसके कपड़े हैं। ये जीन्स, छोटी टी शर्ट, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। ये मेरे नहीं हैं। वो हैरान और परेशान है कि कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी, जो वाकई उसके नहीं थे। यारम भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ चेंज हो गया। रुको, मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था? रूह मुंह बनाकर बोली। रूह मुंह बनाए इतनी क्यूट लग रही थी कि यारम मुस्कुराए बिना ना रह सका। बेबी, गुस्सा मत करो, मैं अभी पूछ के आता हूँ उसे। तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस पैक कर दो। जिसके हैं उसे वापस भी देने पड़ेंगे ना? वो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल आया। अब ये इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, कोई और लैंग्वेज लिखी हुई है, जो मैं नहीं कम से कम पढ़ सकती। हम इसकी उर्दू पढ़ते हैं। हम आपसे मादर ख्वाह हैं सर, आपकी वाइफ का बैग जिन लोगों के साथ बदला है वो यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। होटल के मैनेजर ने अपने मखसूस जबान में जवाब दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारम इस जबान में जवाब देता हुआ वापस कमरे में आ गया। स्लाइंड लैंग्वेज में जवाब देता हुआ, आइसलैंड, आइसलैंडिक, ये, हाँ। यारम आइसलैंडिक जबान में जवाब देता हुआ वापस कमरे में आ गया। बेबी, कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर लाया हूं मैं। यारम कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ है ना, वो इस होटल को छोड़कर जा चुके हैं, और इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो इस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि इसका बैग चेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हें तुम्हारा बैग वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहाँ पे इन्हीं कपड़ों के साथ गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे जा भी सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। यार, मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना। मैं अजीब कपड़े नहीं पहन सकती। वो परेशानी से एक एक कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी। देखो रूथ, जल्दी फैसला करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की जिद की वजह से मेरा सरप्राइज खराब हो। इसीलिए जल्दी से इनमें से पहनने के लायक कपड़े देखो और पहन लो, और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कल ही शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लायक कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन वक्ती गुजारा तो करना पड़ेगा ना? प्लीज अब जल्दी करो। आपने मुझे हिजाब भी नहीं लाने दिया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं नीचे यही कपड़े पहन लेती, लेकिन अब बिना बाया के आप मुझे ये बेफजूल नाकाबिले कबूल कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं। आपने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया? जरूर ने उंगली उठाकर उसकी तरफ शक की नजरों से देखा। जरूर,
मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को किसी और की तवज्जो बनाए। अगर मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाना चाहूँ तो मुझे इस तरह के बहाने करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें ये कपड़े पहनने दे रहा हूँ, वरना कब का बाहर रख के आग लगा चुका होता। अब जल्दी करो, कुछ देखकर पहन लो। यारम खुद ही बैग से कोई काबिले कबूल कपड़े ढूंढने लगा और फिर जीन्स के साथ एक लॉन्ग शर्ट नजर आ ही गई, लेकिन अफसोस स्लीवलेस। ये लो, ये पहन लो। हाय यारम, ये कैसे पहनूं मैं? इन कपड़ों के साथ तो बाजू का कपड़ा ही नहीं है, मैं नहीं पहन सकती। वो कपड़े बेड पर फेंक कर वहीं मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन यारम की घूरी पर नजरें पड़ते ही खामोश हो गई। क्या चाहती है तुम? मैं खुद अपने हाथों से पहनाऊं? यारम ने घूर कर कहा। नहीं, मैं पहन लूंगी। वो मुंह बनाते हुए उठी और वॉशरूम में घुस गई। ऐसे मुंह बनाए हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि यारम का इस पर गुस्सा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन हाय ये मजबूरी। वो चेंज करके बाहर आई। कपड़े बिल्कुल उसके नाप के थे, लेकिन बाजू पे बिल्कुल भी कपड़ा ना था। वो अपने एक हाथ से दूसरे बाजू को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब भी वो यारम से बहुत ज्यादा शर्माती थी, और फिर कभी इसके सामने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे तो बहुत शर्म आ रही थी। यारम इसकी शर्म हया देखकर बहुत महफूज हो रहा था। उसे मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए यारम ने अपनी जैकेट उतारी और उसे पहनाने लगा। उसने भी फ़ौरन जैकेट पहन ली। यारम, बाजू का तो हो गया, लेकिन दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा तो मसला है, लेकिन तुम्हारे पास शॉल है ना? यारम ने बताया तो खुश हो गई। शुक्र है इसके पास शॉल तो थी, वरना ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर बाहर कैसे जाती? वैसे ये कपड़े सिर्फ उसी को बेढंगे लग रहे थे। यारम ने इसके लिए ऐसे कपड़े ढूंढे थे जिन्हें वो आसानी से पहन सके। इन कपड़ों में कहीं से भी वो बेलिबास नहीं हो रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बाहर निकलने तो बाहर काफी अंधेरा छा चुका था। यारम, ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम्हें पता तो था कि यहाँ पर 2 हफ्ते सूरज तुलू नहीं होता। तुम्हें कहा भी था उठ जाओ, जल्दी चलते हैं, लेकिन तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरे में ही चलना होगा, और वैसे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। रूह उसके साथ चलते हुए बोल रही थी, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शॉल, टोपी, दस्तानों और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही यारिम को एक बात पता चली थी कि उसे बहुत सर्दी लगती है, या वो सर्दी को बहुत ज़्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी कि अगर बर्फ़ गिर रही हो तो सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती। ये यहाँ के लोगों का कहना था, और यारिम भी इस बात से इत्तेफ़ाक करता था। यारम, हम जा कहाँ रहे हैं? और उसके साथ चलते हुए बोली, होटल की पिछली जानिब। यारम इसका हाथ थामे अपने साथ चलाए जा रहा था। फिर एक जगह यहाँ पे होटल के ही कुछ लोग खड़े कुछ कर रहे थे, इनके करीब चला गया। सब काम हो गया? यारम ने पूछा। जी, सब हो चुका, आप दोनों एंजॉय करें, आदमी कहकर चले गए। यारम, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी जबान बोलते हैं? मुझे तो ये अरबी नहीं लगती। इन लोगों के जाने के बाद रूह यारम से पूछने लगी। हर मुल्क की अपनी ज़बान होती है रूह, हर कोई अपनी ज़बान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, दुबई वाले अरबी में बात करते हैं, यहाँ के लोग अपनी एक ज़बान है। अब तुम इन सबको छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो इसे खींच कर इस जगह पर लाने लगा जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कर रहे थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा को चीज़ बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे थे। यारम ने ग्रिल का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर लाया। यारम, ये कितना प्यारा लग रहा है। रूह दिल से तारीफ करती हुई मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुमसे प्यारा नहीं, यारम ने इसका माथा चूमते हुए कहा। आज तक मैं कहता आया हूँ, आज तुम कहो कि तुमने खुदा से मुझे तो मांग लिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम भी मेरी हो कि नहीं? रूह, मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछने लगा। रूह ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ऐसे नहीं, ज़बान से बोलो। हाँ। रूह शर्माते हुए उसके सीने से लगी। ओहो, पूरा बोलो बेबी। यारम ने उसे खुद से करीब करते मज़ीद बाहों में भरा। मुझे इन गोरों की ज़बान में बोलना है। अपना बचपना मुश्किल देखकर रूह ने बहाना बनाया। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है। तो फिर कहो मुझसे। यारम ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा थामा। ये क्या है? रूह ने टेढ़ा-मेढ़ा मुँह बनाकर इस आइसलैंडिक ज़बान का इज़हार मोहब्बत सुना। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। या तुम भी बोलो जल्दी। मैं क्या बोलूँ? रूह ने शरारती अंदाज में कहा, तो यारम उसे घूर के रह गया। अच्छा, अच्छा कहती हूँ, ये बड़ी-बड़ी आँखों से डराना बंद करें मुझे। रूह ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। यारम के डिंपल नुमाया हुए। हाँ, क्या था वो मैं भूल गई। वो आइगो मेगो। रूह, वो आइगो मेगो नहीं।
है। यार हमने सदमे से आइसलैंडिक का बेड़ा गर्क होते हुए सुना। हाँ हाँ वही, रू ने दांत दिखाते हुए कहा, और इसके इजहार करते ही आसमान से बर्फ गिरने लगी। यार हमने पूरा इंतजाम किया था कि वो इससे इजहार मोहब्बत करेगी, तभी बर्फ गिरना शुरू होगी। इसलिए तो वो इतनी जल्दी मचा रहा था। इससे पहले इसने हर एक सेकंड के टाइम का हिसाब किया था। यहाँ के लोगों को पहले ही अंदाजा हो जाता था कि बर्फ कब गिरना शुरू होगी। लेकिन यारम को इस बात का अंदाजा हरगिज ना था कि इसका इजहार मोहब्बत इस तरह से होगा। वो इसे मोस्ट रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन रूह का आइसलैंडिक जबान सीखने का शौक उसके इजहार मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर गया था। यारम का इरादा अभी वहीं रुकने का था, लेकिन रूह ने बर्फ की वजह से जल्दी वापस चलने को कहा। यारम का कहना था कि वो डिनर करके जाएंगे, लेकिन रूह ने कहा कि वो डिनर भी रूम में करेंगे, क्योंकि इसे बहुत सर्दी लग रही थी। आखिर यारम को रूह की ही बात माननी पड़ी। वो इसे रूम में चलने का कहकर खाना ऑर्डर करने चला गया। इस लड़की को देखो कितनी खूबसूरत और हॉट है। हाँ यार ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। रूह अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब पास खड़े लड़कों ने इसकी तरफ देखकर कमेंट पास किए। रूह तो इनकी जबान समझी नहीं और ना ही इसने इन लड़कों की तरफ मतवजह की तरफ देखा। वो तो इनके पास से गुजर कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि यारम ये सब कुछ सुन चुका था। गुस्से से उसके माथे की रगें तक बाहर उभर रही थी। कोई उसकी बीवी पर इस तरह से कमेंट पास करे वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो तो किसी दूसरे की माँ बहन की जात पर इस तरह से बात नहीं करने देता था। यहाँ तो उसकी बीवी के बारे में बात हो रही थी। वो खामोशी से खाना ऑर्डर करके वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब मुड़कर एक दफा इन लड़कों को देखा जो अब किसी और लड़की को देखकर इस तरह से कमेंट पास कर रहे थे। उसने कमरे में कदम रखा तो रूह उसका कुर्ता पहनकर जो कि जमीन पर लटक रहा था नमाज अदा कर रही थी। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। उसके कुर्ते में वो ना सिर्फ बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि यारम तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि कितने हक से वो इसकी चीजें इस्तेमाल कर रही है। वो बेड पर बैठकर उसकी नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगा। तब यही वेटर खाना लेकर आया। यारम ने दरवाजे से ही उसके हाथ से खाने वाली ट्रे को खुद पकड़कर अंदर घसीट लिया। फिर खाना टेबल पर लगाकर उसका इंतजार करने लगा, जो कि अब दुआ मांग रही थी। मैं ये कपड़े चेंज करके आती हूँ। और नमाज से फारिग होकर वॉशरूम जाने लगी। अरे क्यों जा रही हो, इतनी प्यारी तो लग रही हो इनमें। क्यों चेंज करना चाहती हो, यहाँ आओ बैठो और खाना खाओ। कहाँ प्यारी लग रही हूँ, मुझे तो लगता है मैं इनमें ही गुम हो जाऊंगी। रू ने मुंह बनाकर कहा। डोंट वरी, मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ निकालूंगा। यारम ने हंसते हुए कहा तो वो इसके करीब आकर बैठ गई। आप कितने झूठे हैं ना, आप कहते हैं आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ और वो आप मुझे देते ही नहीं। रूठे अंदाज में बोली। अरे मेरी जान, मैं तो इंतजार में बैठा रहता हूँ कि तुम कब मुझसे कुछ मांगोगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यारम पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जो था। जब रूह ने अपने हाथ की शहादत की उंगली उसके डिंपल पर रखी। ये मुझे ये चाहिए। अरे मेरा बेबी, ये तो है ही तुम्हारे, तुम जब चाहे ले लो। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस गाल पे एक टैटू बनवा लेता हूँ जिस पे लिखा हो रूह यारम की प्रॉपर्टी, ताकि ये तुमसे कोई भी ना छीन पाए। इसने मुकम्मल डिम्पल की नुमाइश करते हुए अपने लब इसके गाल पर रखे। यारम आंखें बंद करें। रूह ने शर्माते हुए कहा। क्यों। यारम का बस चलता तो वो कभी इसका शर्माया शर्माया से रूप अपनी आंखों से ओझल ना होने देता। करे ना प्लीज, रू जिद्दी अंदाज में बोली। ओके। यारम ने बस इतना कह कर अपनी आंखें बंद कर ली। नो चीटिंग, रू ने फिर से कहा। आई नेवर चीट रू। यारम आंखें बंद किए हुए बोला। रू ने यकीन करके उसकी आंखें बंद है उसके चेहरे के करीब आई और अपने होठों को बिल्कुल उसके लबों के करीब लगी, मगर हिम्मत न कर पाई, इसलिए पीछे हो गई। फिर हौसला पैदा किया और फिर उसके करीब गए। रहने दो रू, तुमसे नहीं होगा, यारम आखिर बोल पड़ा। होगा ना, रू कॉन्फिडेंस से बोली, मगर लड़खड़ा गई। ओके देन, वो इसी के अंदाज में कहता मजीद इसके करीब हुआ। रू ने एक बार फिर से अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और इसके करीब हो गई और फिर हिम्मत हार के इसके गाल पर अपने लब रख दिए। बस हो गया, कहा था ना तुमसे नहीं होगा। यारम जी भर के बद मजा हुआ। हाँ मुझसे नहीं होता, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझसे बात मत कीजिएगा। रू अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए उठकर बेड पर गई और सर से पैर तक कंबल तान के लेट गई, जबकि उसका प्यारा सा रूप यारम को अंदर तक सरशार कर गया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।